नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, ये बात सच है कि जब कभी हम कानून से जुड़ी परिस्थिति से जूझ रहे होते हैं तो पहला ध्यान वकील की ओर जाता है। हम लॉयर से संपर्क करने का प्रयास करते हैं क्योंकि कानून व्यवस्था उनसे बेहतर कौन जानता है। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि इन विपरीत परिस्थितियों में वास्तु आपकी मदद कर सकता है। आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से लिटिगेशन एंड वास्तु विषय पर बातचीत करेंगे। उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ ऐसे वास्तु दोष होते हैं जब हम कानूनी परिस्थितियों में फंस जाते हैं, लिटिगेशन में फंस जाते हैं, और यदि लिटिगेशन हो ही गया है तो वास्तु उसमें हमें किस तरह से मदद कर सकता है। आइए कार्यक्रम में सबसे पहले हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी का स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। बहुत ही दिलचस्प विषय, और खासतौर पर जो लोग इस वक्त चिंताजनक परिस्थिति में हैं, लिटिगेशन से, कानूनी परिस्थिति से जूझ रहे हैं, उनके लिए आज का विषय बहुत अहम है। और फिर वो चाहे पर्सनल इंजरी हो, वर्क रिलेटेड इश्यूज हो, तमाम अलग अलग परिस्थितियों में जो है कानून की आवश्यकता पड़ती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ एक के बाद एक अकस्मात कानूनी परिस्थितियां बनी ही रहती हैं, वो घिरे ही रहते हैं, और कुछ ऐसे जिनके सर पर ये अचानक पड़ जाती है। हमारा जो आज का विषय है पल्लवी जी, लिटिगेशन एंड वास्तु, उसके बारे में क्या कहेंगे? विकास जी, बहुत अच्छा विषय है। जैसे आमतौर पे हम कहते हैं कि शादी, ब्याह, काम, बिजनेस, रोजगारी, एजुकेशन, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से लिटिगेशन प्रॉब्लम्स एंड लीगल प्रॉब्लम्स भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जो लोग फिलहाल इस परेशानी से किसी भी वजह से परेशानी का सामना कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैं उतना उनको कहना चाहूंगी कि लीगल चीजों में सबसे ज्यादा आपकी समझदारी, आपकी मैच्योरिटी काम करती है। लेकिन जब कभी लीगल इशू होते हैं तो मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान जितने क्लाइंट्स को इस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए देखा है, तो कॉमन बात मैंने ये पाई है कि लीगल प्रॉब्लम में जाने के साथ ही काफी सारे लोग, उनके सीधे रिप्लाई आंसर ऐसे होते हैं कि पल्लवी जी, मैंने तो आज तक अपनी लाइफ में कभी कुछ गलत नहीं किया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने तो इसका ट्रस्ट किया और मेरे साथ उन्होंने ऐसा कर दिया, मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी को हर्ट नहीं किया और लोग मेरे पीछे पड़ गए, लोग मुझसे जेलस है। ये सारे एक्सक्यूजेस वैलिड नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जैसे आपके लिए शादी, ब्याह, एजुकेशन, बहुत सारे लाइफ के अलग अलग चीजें जो जिंदगी का एक हिस्सा है, वैसे कई बार जितने बड़ा बिजनेस, जितनी बड़ी बातें, उतने ही ज्यादा लीगल प्रॉब्लम्स। कुछ लोग खास करके ऐसे जरूर होते हैं जो बार बार घूम फिर के लीगल परेशानी में आ जाते हैं। अपने एंगर, अपने स्वभाव की वजह से कई बार होता है, कई बार उसका डायरेक्शन चार्ट यानी कि उसकी ग्रह दशा यानी कि उसके रहने के तरीके ऐसे होते हैं जिसके वास्तु दोष की वजह से वो कई बार ऐसा भुगतते हैं। और कई बार नॉर्मल सिचुएशन में भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं कि एम्प्लॉय के थ्रू, पार्टनरशिप बिजनेस के थ्रू, आसपास के लोगों के थ्रू कभी कई बार ऐसे इंसिडेंट बनते हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और आदमी जाने अनजाने में लीगल प्रॉब्लम में चला जाता है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि वास्तु शास्त्र के अंदर लीगल चीजों से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे उपाय है जो आदमी को मेंटली स्ट्रेस, उसका जो भी तरह के फाइनेंशियल लीगल प्रॉब्लम्स में सबसे ज्यादा दोनों जगह से फाइनेंशियल ड्रेन तो होता ही, बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे उपाय है, कुछ ऐसी वास्तु की टिप्स है जो आपको उस वक्त सहायता कर सकती है जिससे आपका मेंटली बैलेंस बना रहे, आप अपने आप को न्यूट्रल और कंट्रोल में रखें। और काफी सारे ऐसे लोग जिनको बार बार गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी चीजों में, बिना सोचे समझे ऐसे ही लीगल चीजों को वो लोगों को भेज देते हैं, ऐसा उनका एक स्वभाव बना होता है। खुद तो भुगतते हैं लेकिन दूसरों को भी परेशान कर देते हैं। इतने ज्यादा शॉर्ट टेम्पर लोग, इतना ज्यादा आक्रोश और गुस्से वाले लोग, उनको बार बार लीगल चीजों के साथ गुजरने की वजह से उसके घर परिवार के लोग भी उसका साथ छोड़ देते हैं कि इसके पास कोई काम काज नहीं है, तो बार बार पे लड़ता रहता है। तो ऐसे तमाम लोगों को मैं अलग अलग तरह से स्वभाव के रिलेटेड
और ऑलरेडी लीगल इश्यू के साथ जुड़े हुए लोग जो प्रॉब्लम बिजनेस और घर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप में फेस करते हैं, ऐसे तमाम लोगों को मैं छोटी छोटी वास्तु के टिप्स देने की कोशिश करूंगी ताकि इस तरह की परेशानी में आपको मोरल सपोर्ट मिले और आप वास्तु के छोटे छोटे उपाय करके कुछ हद तक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। जी पल्लवी जी, कारण कई हो सकते हैं और ये बात भी सच है कि विपरीत परिस्थितियों में इंसान अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। ये बात सच है, इसके कई प्रमाण हम सबके सामने हैं। अब ये भी बात आपने बहुत अच्छी कही कि व्यक्ति दर व्यक्ति, क्योंकि डिस्प्यूट जो है उसका इट कुड बी ऑफ डिफरेंट नेचर, हो सकता है कि वो काम से संबंधित हो सकता है वो पर्सनल लाइफ से संबंधित हो, किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो सकता है। इसको एक एक करके चलिए, जैसा आपने कहा कि विस्तार पूर्वक आप समझाने का प्रयास करेंगे। इस सिलसिले को शुरू करते हैं समझना कि पहले तो ये समझ ले कि जिन लोगों के साथ अक्सर लिटिगेशन इश्यूज होते ही रहते हैं, उसके क्या कारण हो सकते हैं? दो तरह के लोग होते हैं। एक ऐसा होता है कि जिनके स्वभाव, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी जन्म कुंडली, उनका बर्थ चार्ट उनको जाने अनजाने में हमेशा कानून के साथ परेशानी के लिए खड़ा कर देता है। दूसरा ऐसा होता है कि उस प्रॉपर्टी में वास्तु दोष, जो कि रेसिडेंशियल हो सकती है, कमर्शियल हो सकती है। मेरे कुछ क्लाइंट है जो कि फाइनेंस का बिजनेस करते हैं और फाइनेंस मॉर्गेज बहुत स्वाभाविक बात होती है कि जो आपको अप्रूवल मिलती है वो आपके पेपर, आपके जो भी अपना क्वालिफिकेशन होती है जो उस तरह से अप्रूवल की जाती है। अंडरराइटर तो जो होता है वो हमेशा नॉर्मल डिसीजन लेता है, लेकिन कई बार स्वभाव आदमी का इतना गुस्से वाला होता है और उनको किसी भी वजह से अप्रूवल नहीं मिलती है, कोई भी वजह से उनकी चीज में उनको जो उनका पर्पस होता है वो सॉल्व नहीं होता है, तो छोटी छोटी चीजों में लोग एक दूसरे को लीगल नोटिस दे देते हैं जिसका कोई मायना नहीं बनता है, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन आज के जमाने में जितने भी बड़े कॉर्पोरेट बिल्डिंग है उसमें जब कभी हमें वास्तु करने का मौका मिलता है, कुछ मेरे फूड इंडस्ट्री के क्लाइंट टेक्सास में है, कुछ मॉर्गेज इंडस्ट्री के क्लाइंट मिशिगन वगैरह में है, तो एक नया बदलाव 21वीं सदी का ये भी हमने देखा है कि जितना बड़ा बिजनेस है, जितने लोगों को बिठाने के लिए, सिटिंग अरेंजमेंट के लिए वास्तु कंसल्टेंट को हायर किया जाता है, उसमें मार्केटिंग के लोग होते हैं, अकाउंटिंग के लोग होते हैं, मैनेजमेंट करने वाले लोग होते हैं, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग लीगल टीम भी होती है। तो उनकी अभी ये हालत बन चुकी है कि बिजनेस करने के लिए लीगल टीम को खुद ही अपने ही प्रीमाइसिस में उन्हें हायर करना पड़ता है ताकि उस कंपनी को वो प्रोटेक्ट करें। और ये कोई आम बात नहीं है, आप इंडिया देखो, कोई भी कंट्री देखो, जितना कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ आप काम करते हो आपको पता होता है कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए खास तरह की लीगल टीम्स होती है। परेशानी होती है आम इंसान को। अगर आपका ब्यूटी सैलून है, अगर आपका गैस स्टेशन है, अगर आपका लिकर स्टोर बिजनेस है, कोई वहां पे किसी भी वजह से कोई इंजरी हो गई, इंसिडेंट हो गया, एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई इश्यू हो गया, पार्टनरशिप में डिस्प्यूट हो गया, तो जब एक आदमी खड़ा होता है बहुत मुश्किल से, कॉमन लेमैन कह सकते हो आप उसको, और ऐसे लोगों को जब छोटी छोटी बातों के लिए लीगल प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो उस कंडीशन का जो माहौल होता है वो बहुत डिस्टर्बेंस वाला हो जाता है, आदमी बौखला जाता है। बिल्कुल। सबसे पहला वास्तु दोष मैंने अपनी प्रैक्टिस के थ्रू देखा है। मैं आपको यहाँ पे दो बातें बताने की कोशिश करूंगी। वास्तु दोष बिल्डिंग की वजह से कैसा होता है और कुछ खास तरह के डायरेक्शन चार्ट के लोग जिनको बार बार इस तरह के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, उन दोनों की आइडेंटिटी वास्तु कंसल्टेंट के थ्रू कैसे होती है। तो जब कभी हम किसी भी प्रॉपर्टी को देखते हैं, चाहे रेसिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो, और उस प्रॉपर्टी का जो शेप होता है, पहला अनइवन शेप होता है जिसमें कोई एक शेप बनता ही नहीं है, कभी यहाँ से कोना निकला है, कभी वहां से कोना निकला है, उसको मैं वास्तु शास्त्र की भाषा में, उसको वास्तु शास्त्र की जबान में समझाने की कोशिश करूंगी। तो आपने ऐसी प्रॉपर्टी देखी होगी, इसमें 6 कोने पड़ते हैं, 5 कोने पड़ते हैं, 4 कोने के अलावा बहुत ज्यादा कोने, जैसे 3 कोने पड़ते हैं, 3 ट्रायंगल। प्रॉपर्टी का टेढ़ा मेढ़ा शेप होने का मतलब होता है अलग अलग तरह के कॉर्नर्स बनना। 3 कॉर्नर्स बनते हैं, 5 कॉर्नर्स बनते हैं, 6 कॉर्नर्स बनते हैं। उसको वन वर्ड में आप अनइवन शेप की प्रॉपर्टी बोल सकते हो। अनइवन शेप का लॉट हो सकता है, अनइवन शेप की प्रॉपर्टी हो सकती है, यानी कि बिल्डिंग हो सकता है, कोई भी हो, घर बिजनेस कोई भी हो। उस तरह के बिल्डिंग के अंदर अगर आदमी लगातार 3 साल से ज्यादा रहता है तो उसको जाने अनजाने में लीगल चीजों का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो बात चल रही है वो उस बिल्डिंग के वास्तु दोष की वजह से है। अगर आपने वास्तु कंसल्टेंसी ली, किसी समझदार वास्तु कंसल्टेंट ने इस बात को फिगर आउट किया
पहले तो कोशिश करेंगे कि उस कॉर्नर को फिक्स किया जाए लैंडस्केपिंग के माध्यम से, बिना प्रीमाइसेस चेंज किए। लेकिन प्लॉट का ना सही बिल्डिंग का वास्तु हो, और बिल्डिंग हाई राइज बिल्डिंग हो। मेरे न्यू जर्सी में एक क्लाइंट है, करीबन 12 साल से मैं उनको जानती हूँ। वो रियल एस्टेट बिजनेस में बहुत ही वेल नोन है। उन्होंने काफी एक बहुत बड़ा नाम कमाया था, लेकिन हर आदमी के जीवन में एक सेटबैक आता है। एक ऐसा सेटबैक आ गया जिसमें बहुत सारे लीगल प्रॉब्लम्स हो गए, इतने ज्यादा हो गए कि उससे निकलने के बजाय ज्यादा से ज्यादा उसमें वो ऐसा बोल सकते हो कि इतने ज्यादा घुस गए कि पूछो मत। तो उस कंडीशन में कंपनी की हालत खराब हो गई और बैंकरप्सी फाइल करने की नौबत थी। उस परिस्थिति में वो हमसे मिले। हमने उनसे कुछ टाइम मांगा कि आप हमें इतना सा टाइम दो, हम वन बाय वन आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो पहले ये देखा कि लीगल प्रॉब्लम्स के अंदर सबसे ज्यादा जिन प्रॉपर्टी पे आपको परेशानी होती है उतनी प्रॉपर्टी का वास्तु आप हमें दे दो। उन्होंने हमें 3 साइट दे दी कि ये जो मेरी बिल्डिंग है ये न्यू जर्सी के इस एरिया में काफी फेमस है, ब्रांड न्यू बिल्डिंग है, पूरी हमने स्क्रैच से बनाई है, लेकिन यहाँ पे 3 लोग रहते हैं और इस बिल्डिंग को सम रीजन लोग बोलते हैं कि घोस्ट बिल्डिंग। तो फिर उन्होंने मुझसे ये भी सवाल पूछा कि कैसे फिक्स करोगे, और पार्टनरशिप जिसके साथ की थी वो आदमी यहाँ पे रहता नहीं था, तो उसको लगा कि मेरे पैसे डूब गए इसकी वजह से। तो एक लीगल प्रॉब्लम की वजह वो बन गई। सेकंड, उनके पास एक मेडिकल बिल्डिंग थी, वहां पे भी उनको इस तरह के इश्यू आने शुरू हो गए क्योंकि काम कंप्लीट नहीं होता था, तो इन्वेस्टर प्रॉब्लम्स करते थे और वहां पे जो काउंटी थी वो प्रॉब्लम करती थी। और तीसरी साइड थी वो ऐसी थी जिसमें सिर्फ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, सिर्फ लॉट को खरीदा गया था, लेकिन वहां पे लॉट खरीदने के बाद कुछ फ्रॉड हो गया, पेपर वर्क ठीक से हुआ नहीं था और काउंटी ने उस प्रोजेक्ट को वहां पे शुरू होने से पहले उसको बंद कर दिया और उसके ऊपर लिटिगेशन लग गई। तो ये तीनों चीज एक साथ होने की वजह से वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ साल जीवन के ऐसे होते हैं जिसमें सब कुछ इकट्ठा हो जाता है और आपको लगता है कि अरे भगवान, वो साल तो मेरे को याद ही नहीं करना, मुझे पलट के नहीं देखना। अब जब कभी लीगल प्रॉब्लम्स होती है, कॉमन वास्तु दोष मैंने आपके साथ शेयर किया कि अनइवन शेप के लॉट जिसमें 3 कोने, 5 कोने, 6 कोने पड़ते हैं। ये वास्तु शास्त्र की डेफिनेशन में इस तरह के अनइवन शेप लोगों को लेने के लिए जो मना किया जाता है, लीज करने को, रेंट करने को मना किया जाता है, उसका मतलब ये होता है कि लंबे अरसे तक आप वहां पे स्मूथ बिजनेस नहीं कर सकते। दूसरा वास्तु दोष ऐसा होता है कि एक ऐसा साल जिसमें एक साथ मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ गए, बहुत ज्यादा, लेकिन सारे लीगल चीजों में आ गए और आपका चलता अच्छा खासा काम रुक गया और आप बहुत परेशान हो गए। उस कंडीशन में आपकी रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी साथ में इकट्ठी हो जाती है और दोनों प्रॉपर्टी के अंदर जो घर का साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि कॉर्नर होता है, उसमें 3 चीज मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान, मेरा खुद का रिसर्च है क्योंकि मैं काफी टाइम से काम करती हूँ, जब आप एक आदमी से काम करते हो, 2 से काम करते हो, 100,000 लोगों से काम करते हो, तो आपको धीरे धीरे वास्तु की बातें समझनी अपने एक्सपीरियंस के थ्रू शुरू हो जाती है कि इस तरह की प्रॉब्लम में किस तरह के पर्सनालिटी के लोग कौन से साल में आते हैं, उनका घर कैसा होता है, 7 साल से ज्यादा हुआ तो आदमी के साथ क्या होता है, 11 साल के बाद क्या होता है। जहाँ पे आपने अपनी लाइफ का गोल्डन पीरियड देखा हो, वहां पे आप अपनी लाइफ का कई बार वर्स्ट कम वर्स्ट पीरियड भी देख सकते हो। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। पल्लवी जी आज हमारे को वास्तु लिविंग में लिटिगेशन और वास्तु विषय पर बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी दे रही हैं और ये समझना जरूरी है कि किस किस तरह के वास्तु दोष हो सकते हैं कि जब लोग बाग कानूनी परिस्थिति में फंस जाते हैं। पल्लवी जी, बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिल रही है, उस जानकारी के सिलसिले को बरकरार रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं लिटिगेशन एंड वास्तु विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। पल्लवी जी, कई बार कुछ ऐसे लोगों का जिक्र आता है और आपने भी नोट किया होगा कि अमेरिका में हो या इंडिया में हो, अब देखिए जो व्यक्ति कानून की परिस्थिति में या उस एनवायरनमेंट में होता है ना, जिसके ऊपर या तो कुछ केसेस हुए हुए होते हैं या उसने किसी पर कुछ केसेस किए हुए होते हैं, तो अक्सर ये कहने में वो संकोच नहीं करते कि आई विल सू यू, या ये भी कहने में कोई संकोच नहीं करते कि भाई मैं आप पे केस कर दूंगा। अक्सर ये लोगों की जुबान पे ही चढ़ जाता है, एक स्वभाव सा बन जाता है
क्या कहेंगे कि ये भी एक अपने आप में एक लोगों की जो नेचर होती है, आपने एक पिछले सेगमेंट में कहा था कि कुछ लोगों की पर्सनालिटी होती है। ये जो पर्सनालिटी वाली बात है, जो लोगों के कुछ ऐसे साइन्स हैं, ट्रेट्स हैं, चार्ट्स हैं, उनका स्वभाव है, उसके बारे में कुछ थोड़ी जानकारी दीजिए। बिल्कुल सही आपने पहचाना कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो इतने शॉर्ट टेम्पर होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो क्या बोल रहे हैं। और कई बार लीगल चीज़ों के साथ उनका वास्ता, उनका अटैचमेंट कुछ इस तरह से उनके स्वभाव के हिसाब से होता है। पहली बात तो वो सोचते नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। दूसरी बात, जब इस तरह की बार-बार वो हरकतें करते हैं तो अपने आप में उनका एक यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन जाती कि आदमी बहुत झगड़ालू है, इससे दूर रहो, इसके साथ काम करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये बार-बार लड़ता रहता है। जी। तो आप ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि नेगेटिव वर्ड्स को बार-बार दोहराने से आपकी खुद की पर्सनैलिटी के ऊपर एक लेबल लग सकता है कि आप नेगेटिव पर्सनैलिटी हो। बहुत ज़्यादा गुस्सा कई बार अपने फ्यूचर के लिए नुकसानदेह होता है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे क्लाइंट से काम करते हैं, हमें पार्टनरशिप के लिए, कंपनी बनाने के लिए कुछ कॉम्बिनेशन मिलते हैं। मैं इतने सालों की प्रैक्टिस में जितने लोगों से काम करती हूँ, वो लोग मेरी प्रैक्टिस को इतने सालों से एज अ लाइक बहुत सालों से लेते हैं। जैसे आपका सीपीए होता है, आपका डॉक्टर होता है, वैसे ही वास्तु कंसल्टेंट होता है। तो इतने क्लाइंट्स में से काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स हैं जिसकी हर कंपनी, उसका हर कॉर्पोरेशन, उसके हर पार्टनरशिप का सिलेक्शन अलग-अलग नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से मैंने ही किया है। तो जब भी मैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हूँ और मेरे किसी भी क्लाइंट को कोई भी बिजनेस के लिए एलएलसी बनानी होती है, तो अमेरिका के अंदर या दुनिया के किसी भी कंट्री में हर चीज़ हम सोलो नहीं करते, हमारे साथ पार्टनर्स होते हैं। हम अलग-अलग नेचर ऑफ बिजनेस के साथ जुड़ते हैं। कोई रियल एस्टेट बिजनेस है, कोई मेडिकल बिल्डिंग खरीद रहा है। अभी सुबह-सुबह में आज ही मेरे एक क्लाइंट थे जिन्होंने यूके के साथ एक बहुत बड़ी कंपनी उसके साथ पार्टनरशिप की और यहाँ से उनको 2-3 लोगों का नाम दिया गया जो कि उसके साथ मैच नहीं करता है। तो उस वक़्त हमने उनको सजेशन दिया कि ये जो आदमी है इसके साथ अगर आप कोई भी काम शुरू करोगे तो सूनर और लेटर वो चीज़ झगड़े में कन्वर्ट हो जाएगी और वो लीगल डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात ये थी कि शुरू होने से पहले ये बात हमें पता थी, तो उसका अल्टरनेटिव ये निकला कि जो मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने जिस यूके वाली कंपनी के साथ करनी थी, वो अपने सोलो नाम पे कर दी और जो दूसरा बंदा हमें पार्टनरशिप ऑफर करता था, उनको हमने इस कंपनी और इस प्रोजेक्ट से अभी तो उनको अवॉइड किया है। उनको कहा कि हम इस कंपनी में आपको नहीं ले सकते क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है। सो एज अ वास्तु कंसल्टेंट जहाँ पे बात शुरुआत से पता हो, वहाँ पे आप राइट कॉम्बिनेशन बना सकते हो अपने क्लाइंट्स के लिए। लेकिन यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस और जितने लोग उसमें जुड़े हैं, सबका स्वभाव, सबका एलिमेंट, सबका कॉम्बिनेशन, जिसको हम वास्तु में कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं, ज्योतिष में आप ये कह सकते हो कि परफेक्ट कंपेटिबिलिटी जैसे शादी ब्याह में होती है, वैसे बिजनेस पार्टनरशिप में भी सही लोगों को चुना जाता है। नेचर ऑफ बिजनेस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कोई गैस स्टेशन होता है, कोई लिकर स्टोर होता है, कोई होटल मॉडल होती है, कहीं सिर्फ जमीन खरीदनी होती है, कहीं बार फ्लिप फ्लॉप का कॉन्सेप्ट होता है, सिर्फ हमें जगह बना के हैशफंड वालों को देनी होती है। बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, तो जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है वैसे हम चूज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे खास पार्टनर जो बार बार लड़ते हैं, वैसे मेरे पास एक कैलिफोर्निया में क्लाइंट है जिनके 3 भाई हैं, साथ में बिजनेस कर रहे हैं। सेकेंड नंबर के ब्रदर को बहुत गुस्सा आता है, बड़े भाई बहुत ही मैच्योर है, उन्होंने मेरे को बिठा के बोला कि पल्लवी एक मेरी हेल्प कर दे, ये बहुत लड़ता रहता है लोगों के साथ, हमें अच्छा नहीं लगता है, तो आप कोशिश करो कि ये थोड़े शांत हो जाए। अब शांत किसी को करना, वो भी उनकी डेट ऑफ बर्थ से पर्सनालिटी, इंसान का स्वभाव कोई नहीं बदल सकता इस दुनिया में, कोई ऐसी जादू की छड़ी है नहीं कि जिससे बदल सके। लेकिन कुछ एज के बाद आदमी के स्वभाव में परिवर्तन होता है। बड़े भाई ने काम बताया, मैंने उनके सेकंड भाई के साथ बातचीत करनी शुरू की, फिर धीरे धीरे उनको ये बात समझाने की कोशिश की कि आप जितना ज्यादा लड़ोगे, आपकी जो एनर्जी है वो डिस्ट्रक्टिव चीज में खर्च हो जाएगी। डिस्ट्रक्टिव चीजों के पीछे आप अपना समय और अपनी एनर्जी को वेस्ट करेंगे, जबकि आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, आपकी पहचान अच्छी है, आपको इतना नॉलेज है रियल एस्टेट का, तो होटल मॉडल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए हम सही पार्टनर ढूंढते हैं। और मैंने उनको एक सिंपल टिप्स दी, जितने लोगों के साथ आज के बाद आप काम करोगे, सबसे पहले आप मुझे फोन करोगे और सबकी डेट ऑफ बर्थ दोगे, और जितने लोगों के ऊपर गुस्सा आता है और आपको लगता है कि मेरे को उसके साथ लड़ना है, उसको लड़ने से पहले आप मुझे एक बार कॉल करोगे और बताओगे कि मेरे को इसके साथ लड़ना चाहिए कि नहीं। कई बार गुस्सा सिर्फ एक क्षण के लिए होता है, कुछ देर के लिए होता है। अहम जो होता है, ईगो जो होता है, वो कई बार आपको बहुत ज्यादा परेशानी में डाल सकता है। हर चीज लड़के सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो उस कंडीशन में हमने उनके पेपर वर्क, उनके ऑफिस में, जो उनकी साउथ ईस्ट दिशा में ऑफिस बनी हुई थी कैलिफोर्निया आर्टिसिया के, बहुत प्रेमाइसिस, आर्टिसिया तो सबको पता है, वहां पे
पहले हमने उनकी ऑफिस बदली, सिर्फ ऑफिस बदली, घर उनका बहुत अच्छा था और जो भी पेपर वर्क पुराने लीगल लिटिगेशन से रिलेटेड उन्होंने रखे थे उसके लिए हमने एक छोटा सा वेयर हाउस रेंट किया और वो वेयर हाउस जो था वो नॉर्थ दिशा का था और सारा पेपर मैंने वहां पे डंप कर दिया और उसके अंदर भी कुछ खास तरह की प्रोडक्ट्स रेमेडी और कलर्स रेमेडी को अप्लाई किया। पहले जितने पुराने केस थे उसको सॉल्व किए और उसके बाद करीबन 7 इयर्स से भी ज्यादा हो गए। उनके बड़े भाई मेरे को सारे काम में एक ही चीज में थैंक यू कहते हैं कि प्रॉब्लम जो कंपनी के बार बार लड़ने झगड़ने के और लिटिगेशन के थे वो सॉल्व हो गए। वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं इतना कहना जरूर चाहूंगी कि प्रोफेशनली मैं खुद लॉयर हूँ, प्रैक्टिस नहीं करती लेकिन मैं लॉयर हूँ। मेरा बेटा भी लॉयर है, मेरे फादर भी लॉयर थे, मेरे ग्रैंडफादर भी लॉयर थे, तो लॉ के साथ मेरा वास्ता बहुत सालों से है। लेकिन फिर भी वास्तु कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते वक्त मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि लीगल प्रॉब्लम से दिमागी तौर पे जो आदमी को प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, कई बार लॉ फायदा भी करता है। लोग हमारे साथ जब गलत करते हैं तो हमारे राइट्स प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प भी करता है, लेकिन लड़ाई झगड़ा और चीजें जेन्युइन होनी चाहिए और बार बार एवरीडे नहीं होनी चाहिए। कभी कभार इस तरह की चीजों में अपने प्रोटेक्शन के लिए अगर आप फाइट करते हो तो वहां पे आपको ये बात 101% जायज है और आपको अपना हक के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन हर बात पे लड़ना ये भी कोई अच्छी बात वास्तु के हिसाब से भी नहीं होती है और घर परिवार के लोग होते हैं वो भी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ परेशान होते हैं। जी पल्लवी जी, इतने सालों बाद आज मुझे इस बात का पता चला कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं लेकिन आपको लॉ की पूरी समझ है एंड यू स्टडीड लॉ, सो दैट इज वंडरफुल। तो मुझे तो लगता है कि एक और लॉ जानना और दूसरी और वास्तु प्रैक्टिस करना, क्योंकि वो भी आपकी फैमिली में है, आप कई जनरेशन से आपके परिवार में वास्तु का एक कंसल्टेंसी की एक प्रक्रिया रही है, तो मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन अमेजिंग है। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। आज पल्लवी जी से बातचीत हो रही है लिटिगेशन एंड वास्तु विषय पर। कुछ केस स्टडी की भी बात करना चाहेंगे, संक्षिप्त में अगर आप बताएं और फिर इस बातचीत को संपन्न करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप बिल्कुल इनोसेंट हो लेकिन फिर भी आप लीगल चीज में चले जाते हो। मेरे कैलिफोर्निया में एक क्लाइंट है, मेडिकल प्रोफेशन में है, उनके साथ एक इंसिडेंट हो गया, एक दोस्ती हो गई किसी के साथ, इतनी गहरी दोस्ती हो गई, घर में आना जाना, और वो इतने बिजी हुआ करते थे तो उन्होंने दोस्त बन के ये कहा कि आप थोड़ा वेकेशन लो वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, है ना, आई विल हैंडल एवरीथिंग। और रिश्ता काफी सालों तक रहा तो एक मुकाम पे आके ट्रस्ट बहुत ज्यादा बिल्ड हो गया, तो उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी दे दी उनको और वो उनके बिहाफ में उनकी पूरी हॉस्पिटल संभालने शुरू कर दी। कुछ हद तक जाने के बाद शुरू से आने वाले आदमी का इंटेंशन सही नहीं था, तो उसने जब बहुत ज्यादा भरोसा हासिल कर लिया तो उसके बाद उन्होंने उस भरोसे को तोड़ा और उसका गलत इस्तेमाल करना, उसका नाजायज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जबकि ये फिर भी उस बात को समझ नहीं पाए। एक लेवल पे आने के बाद उन्होंने इतनी गलत चीजें कर दी गवर्नमेंट के साथ, मेडिकल प्रोफेशन के साथ, जितना भी जो लोग इसमें होते हैं उनको पता होता है कि हॉस्पिटल चलाने के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, लाइसेंस के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, तो उन्होंने हर चीज में फ्रॉड किया क्योंकि उनके पास पावर ऑफ अटर्नी था, तो किसी और के नाम का इस्तेमाल करके उन्होंने गलत किया। उस कंडीशन में लाके जो मेरे पहले क्लाइंट थे उनकी सारी जिंदगी उसने दांव पे लगा दी और वो आदमी इतना मुसीबत में आ गया कि पूछो मत। अब उस कंडीशन में आज से पहले उसने कभी वास्तु का नहीं सुना था, कभी उसकी बीवी ने इस तरह के सब्जेक्ट में अटेंशन पे नहीं किया था, क्योंकि उनके ग्रैंडफादर थे वो भी डॉक्टर थे और हार्ट स्पेशलिस्ट थे, पद्म भूषण अवार्ड विनर थे उनके दादाजी, उनके पिताजी भी पद्म भूषण अवार्ड विनर थे और उनका बेटा जो था ये उसकी 3rd जनरेशन थी, तो वो इतने सुखी फैमिली से थे, रॉयल फैमिली थी, उन्होंने कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं था, तो ऐसे इंसिडेंट में आ गया। उस कंडीशन में वास्तु की प्रैक्टिस वहाँ पे कंसल्टेंसी शुरू हुई और सबसे पहले उनके घर के अंदर छोटे छोटे बदलाव किए, कमर्शियल प्रॉपर्टी में बदलाव किए, जो बहुत ज्यादा परेशानी में थे। वास्तु कंसल्टेंसी में जब पहली बार वो मुझसे मिला, अभी वो मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड है, और उन्होंने अपनी हॉस्पिटल के अंदर एक पूरी लीगल टीम बना दी और लीगल टीम बना के वो इसमें इतने ज्यादा इन्वॉल्व हुए कि किस तरह से मैं अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। पहली बार उन्होंने आज तक कभी कोई लीगल डिस्प्यूट में नहीं गए थे। वास्तु लीगल टीम की अपनी एक प्रैक्टिस और उनके
टॉप लेवल के लीगलों की एडवाइस, उनका खुद का इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, ये तीनों मिला के जब वो अपने आप को प्रूव कर पाए कि वो सही थे, और जब बहुत बड़ी पार्टी कैलिफोर्निया में हुई तब उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही, जब उनको स्पेशली बुलाया गया और सिर्फ इतना कहा गया कि आज मेरे फेस पे जो स्माइल है ना वो उसकी वजह से है। और वो जो मूवमेंट होती है ना वो कई बार इतनी पावरफुल होती है कि उसका कोई मुकाबला नहीं होता, वो लाइफ टाइम आपको वो याद रह जाती है। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो सरल आसान तरीका है pallavichindawada.com। अगले अंक तक के लिए पल्लवी जी आइए मिलकर के दर्शकों से आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु।